जेंगशी के बाद सर शाओ को बोर्ड पे मैथ सॉल्व करने बुलाते हैं, पर शाओ को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आते थे, तो सर से उसे डांट सुननी पड़ती है। अगली सीन में हम देखते हैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट निकल चुका होता है और शाओ उसमें लास्ट रैंक की होती है। वहाँ जेंगशी मैथ्स में अच्छा है देख उसे अच्छे स्टूडेंट्स के क्लास में ट्रांसफ़र किया जाता है। और दूसरी अच्छी बात थी, जिस सर को जेंगशी से हर वक्त शिकायत रहती थी, उन्होंने ही प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करके मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका कर दिया था उसे। वैसे अच्छे स्टूडेंट्स के साथ बिठाने का प्लान भी उन्हीं का था। जेंगशी भी सर की तरफ इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ का लास्ट रैंक आने से उसका मूड ऑफ हो गया था। घर जाने से उसे डर लग रहा था क्योंकि उसे अपने मॉम से डांट सुननी पड़ती। और वहाँ जेंगशी अपनी मॉम को ढूंढते हुए शाओ के घर आता है। बातों ही बातों में शाओ की मॉम उससे रिज़ल्ट के बारे में पूछती है, तो जेंगशी गलती से शाओ के रिज़ल्ट के बारे में बता देता है। फिर तो शाओ की मॉम पागलों की जैसे उसे ढूंढने निकलती है। बाकियों को जब इस बारे में पता चलता है, तब सभी शाओ को डांट पड़ने की डर से घबरा रहे थे। फाइनली उन्हें अपनी बेटी मिल जाती है और वो उसे खींचते हुए घर ले जाती है। बाकी सब बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। जिंग को भी लग रहा था आज शाओ को कोई नहीं बचा सकता, और सच में उसे बहुत डांट पड़ने लगती है। शाओ के पापा अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। शाओ भी परेशान होकर अपनी मॉम को दो चार कड़वी बातें सुना देती है और फिर कमरे में चुपचाप रो रही होती है। थोड़ी देर बाद जिंग आता है उसकी हालचाल पूछने। शाओ की हालत देख के वो उसे यहाँ लेके आता है और उसे बलून फुलाने को बोलता है ताकि इससे उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो सके। शाओ के मन में एक सवाल उठ रही थी कि जिंग पढ़ाई में इतना अच्छा क्यों था। आखिर वो ऐसा भी क्या करता था जो बाकी लोग नहीं करते थे। तब जिंग कहता है वो रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए क्या क्या करता था। शाओ को एहसास होता है कि उसे जिंग के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, बस थोड़ा सा ही जानती थी वो उसके बारे में। उसे अपने बारे में कॉन्फिडेंस लेस होते देख जिंग कहता है उसे इंग्लिश जितनी अच्छे से आती है उसे उतना नहीं आता, तो उसके अंदर भी टैलेंट है, इसीलिए उसे अपने आप को कभी छोटा करके नहीं देखना चाहिए। बातों ही बातों में जिंग कहता है वो उसे और एक सीक्रेट बताना चाहता है, और वो ये है कि उसकी मॉम सुबह 5 बजे उठती है। शाओ को तब एहसास होता है उसकी मॉम उनके लिए कितना सोचती थी और वो उन्हें इतना कुछ सुना दिया। तब उसे अपने आप पे गुस्सा आने लगती है। बाद में जाते वक्त शाओ पूछती है इन बलून्स का क्या होगा। जिंग उसे वही छोड़ जाने के लिए बोलता है, पर शाओ नहीं चाहती थी जिंग का पैसा बर्बाद हो, इसलिए वो गुब्बारों को फोड़ने लगती है। अचानक से बारिश के आ जाने पे जिंग छाता खोलता है और शाओ के सर के ऊपर पकड़ के रखता है। फिर शाओ कूद कूद के उन गुब्बारों को फोड़ने लगती है। अगले दिन शाओ की मॉम ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उठती है, लेकिन वो देखती है टेबल पर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना के रखा गया है। शाओ के पापा उन्हें टेबल पे रखा हुआ नोट को पढ़ने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें पता चले किसने और क्यों ब्रेकफास्ट सजा के रखा था। उस नोट पे शाओ ने अपने बुरे मार्क्स लाने के लिए अपने मॉम से माफ़ी मांगती है और अगली बार अच्छे मार्क्स लाने की प्रॉमिस करती है। हर रोज़ उसकी मॉम जो सुबह उठ के उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, उसके लिए भी शाओ अपनी मॉम से थैंक यू कही होती है। फ़िलहाल वो अपनी मॉम डैड से उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए बोलती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ अपनी पढ़ाई को लेके इतनी सीरियस हो चुकी थी कि लिनशी के बार बार कहने पर भी वो उसके साथ नहीं जाती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जब जिंग के बुखार के बारे में सुनती है, तो वो एक पल भी देर नहीं करती, वो सीधा उसे देखने चली आती है। वहाँ जेंगशी जिंग के लिए दवाई खरीदने आता है। बाद में शाओ जिंग के लिए नूडल्स बनाने जाती है, लेकिन उसने गैस ऑन ही नहीं की थी। जेंगशी कहता है क्या वो एक्सपेक्ट कर रही है कि नूडल्स अपने आप पक जाएंगे। फिर दोनों मिलके नूडल्स बना के जिंग को खिलाने में हेल्प करते हैं। शाओ को जिंग का इतना केयर करते देख जेंगशी थोड़ा अपसेट हो जाता है।
और बाद में वो शाओ से पूछ ही लेता है कि अगर वो कभी बीमार पड़ जाए, उसे कभी बुखार आ जाए, तो क्या वो ऐसे ही जिंग की तरह उसका केयर करेगी। शाओ हाँ कहती है तो जिंगशी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिंग का बुखार छूटने पे वो बाहर आता है। उसे पता चलता है शाओ ने पूरा टाइम उसका ख्याल रखा था। फ़ोटो एल्बम बाहर देख के जिंग पूछता है क्या इन सब फ़ोटो को शाओ ने देखा था। उसकी मॉम हाँ कहती है तो जिंग को बहुत एम्बेरस्ड फील होने लगती है। उसकी मॉम कहती है क्या उसे इस बात का डर है कि शाओ ये सब देख के उसे पसंद करना छोड़ देगी। वो फिक्र ना करे क्योंकि उनकी फैमिलीज बचपन में ही उनकी शादी तय करके रखी थी। शाओ उसे छोड़ के कहीं जाने ही नहीं वाली। अगले सीन में हम देखते हैं जिंग शाओ के लिए चॉकलेट्स लेके आता है। बातों ही बातों में शाओ उससे पूछती है वो कब से अपना मार्क्स इतना अच्छा लाने लगा। उसे याद है वो भी उसी की तरह पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तब हमें उनकी बचपन की बातें दिखाई जाती है। दरअसल जेंगशी शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, तो जेंगशी ने कहा था वो शाओ का बड़ा भाई बनके उसका ख्याल रखेगा। तब जिंग ने भी अपने आप को शाओ का बड़ा भाई कहा था। शाओ ने कहा था कि जो अच्छा मार्क्स लाएगा बस उसी को वो अपना बड़ा भाई बुलाएगी। तब से जिंग अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाया था। अगले दिन क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाले थे। उसमें से ये लड़की थोड़ी अलग थी, डरी हुई, अनकॉन्फिडेंस सी। इसका नाम टैंग था। ये जब अपना इंट्रोडक्शन देती है तब बाकी स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हुआन तब इसे सपोर्ट करके बात करता है तो टैंग को शायद ये बात थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे शाओ इसे पहली बार में ही अपना दोस्त मान लेती है। थोड़ी देर बाद जेंगशी अपने पुराने क्लासमेट्स को अलविदा कहने आता है और नई क्लास में जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ का माहौल उससे एकदम अपोजिट थी। वो जितना शरारती था उसके प्रेजेंट्स क्लासमेट्स उतने ही शांत थे। उन्हें बस पढ़ाई में इंटरेस्ट था। वहाँ शाओ को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो बाकी सब्जेक्ट में बुरी ज़रूर थी लेकिन इंग्लिश में अच्छी होने की वजह से स्कूल की तरफ से उसे इंटरप्टेड किया जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों में फॉरेन स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले थे। बाद में शाओ जिंग से सजेशन मांगती है कि वो किस तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लाएगी। जिंग उसे हैरी पॉटर की किताब रीडिंग पढ़ने के लिए बोलता है। वैसे शाओ को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी ये बात शायद सबके कानों तक पहुंच चुकी थी क्योंकि कोई भी आके उसे विश करके जा रहा था। अगले दिन लिनशी शाओ के दिमाग में ये भरने की कोशिश करती है कि जिस दिन फॉरेन स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव आने वाले होंगे उस दिन उसे मेकअप करना चाहिए क्योंकि फॉरेन कंट्री में सभी थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं। अब शाओ के पास कोई मेकअप का सामान नहीं था, ना तो उसे मेकअप के बारे में कोई इंटरेस्ट था और ना ही उसके मॉम को। तब लिनशी उसके मेकअप की जिम्मेदारी लेती है। अब जेंगशी के घर दोपहर के टाइम में कोई नहीं होता था तो शाओ उसका घर प्रेफर करती है। ऐसे में हुआन कुछ कैंडीज़ लेके लिनशी को देने जाता है पर लिनशी कहती है कि वो डाइट पर थी। शाओ हुआन के हाथों से कैंडीज़ लेते देख हुआन फिर से लिनशी को लेने बोलता है। लिनशी फिर से मना कर देती है। तब हुआन टैंग को कैंडी दे के चला जाता है। अब टैंग को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे पहले किसी ने इस तरह से कैंडी नहीं दी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं लिनशी अपने घर से मेकअप का सामान लाने वाली थी लेकिन उसकी मॉम लॉक करके गई थी मेकअप का सामान, इसीलिए वो सिर्फ एक लिपस्टिक ही बोरो कर पाई थी। शाओ कहती है तो क्या उसे मेकअप के बारे में सोचना बंद कर देनी चाहिए, लेकिन लिनशी फिर से उसे मेकअप के लिए उकसाती है। मेकअप का सामान ना होने पे लिनशी जिंग के मॉम से मेकअप का सामान लाने जाना चाहती थी पर शाओ को डर था कि कहीं जिंग की मॉम उसके मॉम को बता ना दे। इस सिचुएशन में जेंगशी अंदर से अपने मॉम का मेकअप का सामान ला के देता है जो कि ब्रांडेड थे। उसकी मॉम भी मेकअप यूज़ नहीं करती थी, बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े थे। लिनशी का तो मेकअप का सामान देख के होश ही उड़ जाते हैं। वो जब शाओ का मेकअप करने जाती है तब जेंगशी को भी वो देखना था लेकिन ये दोनों मिलके उसे बाहर भेज देते हैं। बेचारा बाहर अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था और ऐसे में जिंग आ जाता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों भी बाहर चले आते हैं।
शाओ ने जो मेकअप किया था उसे लग रहा था कि वो बहुत खूबसूरत लग रही होगी और वो इस इन दोनों से एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये दोनों भी उसकी तारीफ़ करेंगे। पर इन दोनों का चेहरा देख के लग रहा था कि पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया हो। अब पता नहीं लिंची को ये समझ में आ रहा था कि नहीं कि उसने बहुत ही घटिया मेकअप की थी, पर वो शाओ को दिलासा देके कहती है कि ज़िंग और ज़िंगशी पहले उसे कभी मेकअप करते हुए देखा नहीं होगा ना, तो इसीलिए वो दोनों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बात आगे बढ़े उससे पहले ही लिंची वहाँ से कट लेती है।